नमस्कार दोस्तों, मैं अमन शर्मा एग्जाम पोस्ट पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आई होप कि आपका जो आज का एग्जाम था रीट का काफ़ी अच्छा हुआ होगा और अच्छा होने वाला एग्जाम था। बिकॉज टोटल 30 में से 3 या 4 सवालों को छोड़कर बाकी बिल्कुल ही आसान सवाल हैं। आप ये मान लीजिए कि उनमें कुछ भी नहीं था सवालों में। ठीक है, हाँ, 3 या 4 सवाल मैं मान सकता हूँ कि काफ़ी अच्छे सवाल थे, 3 या 4। बाकी सवालों में कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो अभी उन 30 के 30 सवाल को अपने यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और मैंने यहाँ पर क्वेश्चन के नंबर को मिटाया नहीं है, ठीक है ना, ताकि आपको ये कंफ्यूजन ना रहे कि सर कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या था। ठीक है, तो क्वेश्चन का नंबर एज इट इज यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिएगा। ये 66 नंबर क्वेश्चन है। जो भी मेरे पास पीडीएफ आई थी उसमें 66 नंबर क्वेश्चन था। ये पूरी की पूरी पीडीएफ में क्या है ना कि कमेंट सेक्शन में एक लिंक डालूंगा, उस लिंक पे आपको ये पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन है। हाल फिलहाल में क्या है कि एक्साइज छोड़कर और डिविजनल अकाउंटेंट के पोस्ट पे काम कर रहा हूँ थ्रू एसएससी सीजीएल। ठीक है ना, चलिए। सबसे पहला सवाल था इसका, मतलब 66 से स्टार्ट होता है आपके एग्जाम के अंदर। तो पहला सवाल क्या था कि 2x², क्या सवाल था, 2x² प्लस 3y² रेशियो 3x² माइनस 2y² का आंसर क्या होगा, का अनुपात क्या होगा अगर x और y की वैल्यू क्या है, 3:2। x और y की वैल्यू 3:2 है। इट मींस इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है ना, तो x की जगह 3 रखिए। तो x की जगह अगर आप 3 रखेंगे तो 3 या 9, बिकॉज स्क्वायर है ये, यहाँ पे क्या है, ये इसकी वर्ग है इसका। उसी तरीके से y का स्क्वायर कितना होता है, 4, फिर 3 का स्क्वायर और फिर y का स्क्वायर क्या था, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, हाँ, एक बात और, ये आपका आंसर की है एक तरीके से, है ना। मैं आपको क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, यहाँ पे टॉपिक नहीं करवा रहा, तो मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि ये चीजें कहाँ से आती हैं। ठीक है, तो ये सोल्यूशन है, इस तरीके से आप इस सवालों को कर सकते थे। तो 2 निमा 18 प्लस 3 चौका 12 अनुपात 9 या 27 माइनस 4 दूना 8। तो क्या होगा, 18 और 12 कितने हो गए, 30, अनुपात 27 में से 8 गए, कितना है, कितना आ गया, 19 आ गया। तो आपका आंसर कितना था इस सवाल का, 30:19, यह आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 30:19। ठीक है, अगला सवाल क्या था, अगला सवाल बेहद ही आसान सवाल था। आपको इसकी वैल्यू पूछ रखी थी, ठीक है ना, रूट में कुछ एक वैल्यूज आपको दे रखी हैं और आपसे इनका आंसर पूछ रखा है इन्होंने। क्या करोगे, सबसे पहले रूट को सॉल्व करना शुरू करो पीछे से। कैसे पीछे से, पीछे से करने का मतलब ये है कि ये 49 है। सबसे पहले क्या था, रूट में 49 था, इसके साथ में कुछ भी नहीं है, 49 के साथ में कुछ भी नहीं है, प्लस में या माइनस में। तो आप इसको सॉल्व करो तो ये क्या था, रूट में 49, रूट में 49, 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। ठीक है, मैं सवाल को पहले लिख देता हूं यहां पर आपके सुविधा के लिए। ये था, उसके बाद में क्या था, 11 था, उसके बाद में 19 था, उसके बाद में 29 था और उसके बाद में 49 था। ठीक है, ये सवाल आपको दिया हुआ था। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे आप तो बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। सबसे पहले इसका रूट करवाओ, 49 का रूट क्या होता है, 7। तो 49 क्या रूट से बाहर आ गया, क्या बनकर, 7 बनकर। तो यहां पर क्या आ गया, ये 7 बनकर बाहर आ गया। ठीक है, तो क्या आया, क्या आया आपके पास में, 5 प्लस रूट में 11 प्लस रूट में 19 प्लस रूट में, अब 49 प्लस 7 हो गया है वो, क्योंकि वो 49 जो क्या है रूट से बाहर आ गया है और 49 का रूट क्या होता है, 7 होता है। 29 और 7 कितना हो गया, अब दोनों प्लस में है तो 29 और 7 कितना हो गया, 36, और 36 रूट में है तो 36 का रूट क्या होता है, 6 होता है। तो ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 11 प्लस रूट में 19 प्लस 6, बिकॉज मैंने क्या कर दिया, उस रूट को सॉल्व करवा दिया। 29 और 7 क्या है, 36 है, तो 36 में क्या किया आपने, उसको रूट करवा दिया तो 6 निकलकर बाहर आ गया। अब क्या हुआ, 19 और 6 25, 19 और 6 25, 25 का रूट क्या होता है, 5, क्या होता है, 5। ये क्या आ गया, ये 5 निकलकर बाहर आ गया। अब बताओ 11 और 5 कितना होता है, 11 और 5 16 होता है, और 16 का रूट, 16 का रूट कर सकते हो ना, 16 का रूट कितना होता है, 16 का रूट होता है आपका 4। तो क्या आया आपके पास में, आपके पास आ गया ये 5 प्लस 4, 5 और 4 कितने होते हैं, 9, और 9 का रूट कितना होता है,
3 होता है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 3। ये आपको मैंने इतना इतना लंबा चौड़ा करवाया है, अदरवाइज आप क्या कर सकते थे 49 की रूट 7, 7 और 29 36, 36 का रूट 6, 6 और 19 25, 25 का रूट 5, 5 और 11 16, 16 का रूट 4, 4 और 5 9, 9 का रूट 3, खत्म। इतने इतने सवाल थे, मतलब इनके लिए कॉपी पेन भी आपको की जरूरत आपको नहीं थी ऐसे सवालों के लिए। ये आपका एक सवाल था, आपसे इसमें क्या पूछ रखा था, आपसे इसमें क्या पूछ रखे थे, फैक्टर्स पूछ रखे थे, ठीक है ना। क्या पूछ रखे थे आपसे इसमें, फैक्टर्स पूछ रखे थे। तो फैक्टर हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप दो फैक्टर को गुणा करवाओगे, ये क्या है, एक ये आपका एक बहुपद है, ठीक है। क्या है आपका बहुपद, और बहुपद में भी क्या है, ये आपका ये एक द्विघात समीकरण है। क्या है ये, एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के अंदर दो शून्यक होते हैं जिनको दो गुणनखंड कहा जाता है, ठीक है ना। द्विघात समीकरण के कितने होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं जिनको शून्य कहा जाता है। और अगर दोनों गुणनखंडों को आप गुणा करवाएंगे तो इक्वेशन बन जाएगी या समीकरण बन जाएगी, ठीक है। या एक समीकरण, इसको ना बोलकर आप क्या बोलेंगे कि एक बहुपद बन जाएगा। तो आज जब इन सभी को गुणा करवा के देखेंगे तो आपको ये मिलेगा आंसर इसका डी। मैं आपको बता देता हूं कैसे। रूट 3 को 4x से गुणा करवाया तो 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, रूट 3 4 से गुणा हुआ तो 4 रूट 3, एक्स एक्स से गुणा हुआ तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद में आपने इसी का गुणा करवाया किसके साथ में, इसके साथ में। रूट 3x का गुणा आपने करवाया माइनस रूट 3 के साथ, तो माइनस कितना आ गया, 3x आ गया। चलिए, उसके बाद आपने 2 का गुणा करवाया 4x से, प्लस का 8x, फिर आपने इसी 2 का गुणा करवाया रूट 3 से, तो माइनस का 2 रूट 3, तो क्या आ गया 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर, माइनस का 3x, प्लस का 8x, तो कितना हो गया ये प्लस का 5x, माइनस 2 रूट 3। तो क्या आपका बन रहा है, क्या ये आपकी इक्वेशन बन रही है। अब आप कहोगे सर आपको तो आंसर पता था तो आपने डी को उठाया। अरे इनको गुणा करवाने में कितना टाइम लगेगा, इनको गुणा करवाने में कुछ भी टाइम आपका नहीं लगता, समझ गए ना इस बात को। कोई ज्यादा क्या है, ये लंबा चौड़ा काम नहीं था ठीक है। तो आप इनको क्या करवाइए, गुणा करवाइए, बजाय उसको द्विघात समीकरण से करने के। आप इसमें क्या लगा सकते थे, श्रीधराचार्य भी लगा लोगे, उससे भी हो जाएगा। मेरे ख्याल से वो ज्यादा लंबा पड़ता है, आप इसको इस तरीके से करते, गुणा करवा के आपका आंसर आ जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, ये एक सवाल है, इस सवाल का आंसर था r माइनस क्यू या q माइनस r बटा में 2। अब सर आपको कैसे पता, जब भी मैं इसको भी सॉल्व करवाता हूं, अभी इसको मैं सॉल्व करवा रहा हूं, लेकिन उससे पहले आप सुन लीजिएगा। क्या, अगर आपको एक कोण का अर्धक दे रखा हो, है ना, इस वाले एक त्रिभुज में अगर आपको एक लंब दे रखा हो और एक कोण का अर्धक दे रखा हो, ध्यान रखना हमेशा, क्या, जब भी एक आपको लंब दे रखा हो और एक कोण का अर्धक दे रखा हो, तो इनके बीच का कोण हमेशा क्या होता है, इनके बीच का कोण हमेशा इनके अंतर का आधा होता है। जिस भी शीर्ष से क्या बनाए गए हैं, जिस भी शीर्ष से एक क्या लंब बनाया गया है और दूसरा कोण समद्विभाजक बनाया गया है, उस शीर्ष के अलावा जो दो शीर्ष बच गए उनके अंतर का आधा होता है ये वाला कोण, बस खत्म। तो या तो r माइनस क्यू बटा 2 था या q माइनस r बटा 2 था। इसने क्या लिखा था, इसने ये लिखा था q बड़ा है r से, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा q माइनस r बटा में 2, खत्म। इतना सा सवाल था। चलो कोई बात नहीं, आपको ये बात सभी को क्या है पता नहीं होगी, कोई बात नहीं, नहीं भी पता तो भी आप इस सवाल को कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखो आपने एक त्रिभुज बनाया, ठीक है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक त्रिभुज है और उस त्रिभुज के अंदर क्या है ना, उस त्रिभुज के अंदर क्या है ये एक तो है 90 डिग्री, एक तो कितना डिग्री है 90 डिग्री है, और एक क्या दे रखा आपको, ये आपका कोण समद्विभाजक दे रखा है। हालांकि देखने में क्या है नहीं लग रहा, बट कोई बात नहीं, ठीक है। ये आपको एक कोण समद्विभाजक दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताएं, छोटी सी बात बताएं, ये r है, ये क्या है q है, ये s है, ये t है और ये p है, ठीक है ना। तो क्या होगा, अगर ये कोण r है, ये कोण 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि pt क्या है, pt लंब है, pt क्या है लंब है, तो ये वाला कोण कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 माइनस r, होगा कि नहीं होगा बताओ। ये कोण कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 90 माइनस r, होगा ना कि नहीं होगा बताओ। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये अगर आप त्रिभुज लो PRT, कौन सा त्रिभुज, ये PRT, जिसमें मैंने लाल रंग से तीनों कोण बना रखे हैं, उस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री है, तो बाकी कोणों का योग कितना बचा, 90 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री है, तो ये r है, तो ये कितना हो जाएगा 90 माइनस r हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है।
अब देखना इस ग्रीन वाले मार्कर को, ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि पी एस जो है ना, हालांकि देखने में आपको क्या है नहीं लग रहे होंगे, बट पी एस जो है ना वो कोण समद्विभाजक है। पी एस क्या है? कोण समद्विभाजक है, यानी कि पी का आधा। तो बताओ ये वाला जो कोण है, ये ग्रीन वाला, ये वाला जो मैं यहां लिख रहा, ये वाला कोण कितना हो जाएगा? p/2 होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा ना। ये कोण कितना हो जाएगा? p/2 हो जाएगा। ठीक है, कोण कितना हो जाएगा? p/2 हो जाएगा, हरे वाला कोण। ठीक है, कौन सा कोण? मैं नाम लिख देता हूं यहाँ पे, कोण आर पी एस। ये वाला कोण कितना हो जाएगा? p/2 हो जाएगा। या मैं क्या लिख सकता हूं, कोई भी वैल्यू p में नहीं है, q और r में है, तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पर, p की जगह मैं 180 माइनस q माइनस r बटा में 2 लिख सकता हूं। अब आप कहोगे सर ऐसा आप क्यों लिख सकते हो? ऐसा मैं इसलिए लिख सकता हूं क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। P प्लस Q प्लस R बराबर कितना है? 180 डिग्री है। तो P की वैल्यू सॉरी P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? P की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस Q माइनस R। ये वहां पे एग्जाम के अंदर बैठ के ये चीजें सॉल्व करने की नहीं होती, आपको सीधा पता होना चाहिए कि क्या, कि 180 माइनस Q 180 माइनस Q माइनस R का आधा हो गया, ये खत्म बात। ठीक है, और अब मैंने क्या करना है, अब मुझे ये वाला कोण चाहिए। कौन सा कोण चाहिए? ये ब्लू वाला कोण चाहिए, ये ब्लू वाला कोण चाहिए मुझे, ब्लू वाला कोण चाहिए। तो मैं इस पूरा, ये जो पूरा कोण है, इस पूरे कोण में से मैं क्या करूंगा, ये वाला माइनस कर दूंगा, है ना। क्या करूंगा मैं, देखना, आप ध्यान से देखिएगा, ये जो ऑरेंज वाला है पूरा, ये जो संतरी वाला है, ऑरेंज वाला है जो पूरा है, ये ऑरेंज वाले, इसमें से मैं क्या करूंगा, इस ऑरेंज में से मैं क्या करूंगा, इस ऑरेंज में से मैं क्या करूंगा, ये ग्रीन वाला माइनस कर दूंगा, ये वाला। तो ये वाला बचेगा कि नहीं बचेगा? ये वाला कोण बच जाएगा। और जबकि ये वाला कोण कितना दे रखा था आपको? ये वाला कोण आपको 90 माइनस आर दे रखा था, 90 माइनस आर, है कि नहीं है? बस इसको सोल्व करवा लो। इसको सोल्व करवाओगे तो आपका क्या आएगा इसको सोल्व करवा लीजिए, क्या आएगा? ये आएगा आपका 180 माइनस क्यू माइनस आर बटा 2 था। तो इसको अगर आप सोल्व करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आपका? यहाँ पर आएगा 90 माइनस क्यू प्लस आर बटा में 2। क्यों? मैंने इसको यहाँ पर ब्रैकेट बंद कर दिया, ये ब्रैकेट बंद कर दो इसको। 180 में से दोनों गए, क्यू और आर दोनों गए, ठीक है। माइनस 90 माइनस आर, तो वो आर जो माइनस का था वो किसका हो गया? बार माइनस था यहाँ पे, तो ये प्लस का हो गया। 90 से 90 कैंसिल हो गया। जब अब इसको आप सोल्व करवा लीजिए, सोल्व करवाओगे तो आपका आंसर आएगा 1/2 क्यू माइनस आर। आपको सीधा ये पता होना चाहिए कि अगर एक लंब दे रखा है और एक आपको क्या दे रखा है, अगर कोण समद्विभाजक दे रखा है तो ये वाला जो कोण होता है ना, इनके अंतर का आधा होता है, बस। कुछ नहीं करना था, सिर्फ देख के टिक करना था। इस सवाल में क्या है देखो, आपको पहले तो आप क्या कीजिए, सवाल को पढ़िए। क्या कह रहा है? जब कोई धन 20% दर से 1.5 वर्ष के लिए उधार दिया जाता है तो रेट कितनी है? रेट कितनी है आपकी? इंटरेस्ट रेट कितनी है? 20%। और टाइम कितना है? 1.5 साल। ठीक है, 1.5 साल आपका टाइम है। अब ये कह रहा है कि अगर वार्षिक उधार देता तो कुछ ब्याज मिलता ना, ठीक है। और अगर अर्धवार्षिक ब्याज पे क्या देता, उधार देता, तो कुछ ब्याज मिलता। और वार्षिक और अर्धवार्षिक का अंतर कितना है? 264 रुपए। मतलब अगर मैं एक आदमी को वार्षिक रूप से उधार दूं और दूसरे को अगर मैं अर्धवार्षिक के आधार पर उधार दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 264 रुपए का अंतर मिलेगा दोनों के ब्याज में। ठीक है, चलिए, आपके टीचर ने आपको पढ़ाया होगा कि अगर ब्याज जितना ज्यादा कंपाउंड होगा, जितना ज्यादा ब्याज क्या होगा, देय होगा कम, यानी कि 6 महीने पे देय है तो ब्याज आपको ज्यादा मिलता है। ठीक है ना। चलिए, तो क्या है, अगर वो ब्याज वार्षिक रूप से देय है, अगर ब्याज वार्षिक रूप से देय है तो कितना ब्याज बनना चाहिए, और ब्याज अगर अर्धवार्षिक रूप से देय है तो कितना ब्याज बनना चाहिए, इसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए, तो अगर ब्याज वार्षिक रूप से देय है तो पहले साल में कितना ब्याज मिलेगा? अगर मैं मूलधन मान लू 100 रुपए, क्योंकि कोई भी मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100 रुपए होता है। तो पहले साल कितना ब्याज मिलेगा? 20% ब्याज मिलेगा, क्योंकि ब्याज की दर कितनी है? 20%। तो पहले पूरे साल में 20% ब्याज मिलेगा, और दूसरे साल में सिर्फ 6 महीने का ब्याज मिलेगा, क्योंकि 1.5 साल के लिए पैसा उधार दिया था। तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? पूरे साल में 20% मिलता है तो 6 महीने में 10% मिलेगा। ठीक है, तो 100 रुपए पे 20% ब्याज मतलब 20 रुपए, और 100 रुपए पे 10% ब्याज मतलब 10 रुपए। तो ये इतना ब्याज मिलेगा। लेकिन आप क्या पढ़ रहे हो? चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे हो, तो इस 20 रुपए के मूलधन पर भी क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। कितना? 2 रुपए। तो टोटल कितना ब्याज मिलेगा? 32 रुपए। ये 2 रुपए कहां से आया? इस 20 रुपए पे
दूसरे साल में ब्याज कितना है 10%, तो कितना ब्याज मिलेगा 32 रुपए ब्याज मिलेगा, अगर वो वार्षिक रूप से उधार दे तो। ठीक है, चलिए जी, अगर वो अर्धवार्षिक रूप से उधार दे तो अब देखो एक साल में ब्याज कितना लगता है 10%, लेकिन वो अर्धवार्षिक रूप से उधार दे रहा है, मतलब पहले 6 महीने में कितना ब्याज 10%, फिर दूसरे 6 महीने में फिर 10%, फिर तीसरे 6 महीने में फिर 10%, है ना, क्योंकि वो 6 महीने भी ब्याज मिलेगा। एक साल की रेट 20% है, तो 6 महीने की 10%, 6 महीने की 10%, 6 महीने की अर्धवार्षिक रूप से देय है। ठीक है, आपने रीट की तैयारी की और आपके पास बहुत टाइम था, तो इतनी बातें तो आपको समझ में आती होंगी। ठीक है, 10-10% का ब्याज 3 बार मिलेगा 1.5 साल में, 6 महीने, 1.5 साल में कितने कितने 6 महीने हैं, 6 महीने 6 महीने 6 महीने, तो 10% 10% 10%। ठीक है ना, अब इसमें बैठ के फॉर्मूला मत लगाने है ना, लग जाना, बहुत बड़ा सवाल हो जाएगा ये। फिर ठीक है, तो 100 रुपए में पहले साल कितना ब्याज मिला, 100 रुपए पहले साल कितना ब्याज मिला 10 रुपए, दूसरे साल 10 रुपए, दूसरे साल मतलब पहली 6 में 10 रुपए, दूसरी 6 में 10 रुपए, तीसरी 6 में 10 रुपए। अब क्या होगा, ब्याज के ऊपर ब्याज लगेगा, तो ब्याज पे ब्याज लगा, इस 10 रुपए पे फिर 10% ब्याज लगा, कितना 1 रुपए, कितना लगा 1 रुपए। ठीक है, और तीसरे साल में फिर क्या लगेगा, तीसरे साल में फिर क्या लगेगा, तीसरे साल में इस ब्याज पर ब्याज लगेगा, क्योंकि मतलब तीसरा साल मतलब तीसरी 6 माही, तीसरी 6 माही में किस पर ब्याज लगेगा, इस पैसे पर ब्याज लगेगा, क्योंकि ब्याज पर ब्याज मिलता है, तो ब्याज पर ब्याज कितना मिलेगा 2 रुपए 10 पैसे, क्यों 10 रुपए 10 रुपए 20 और एक 21 रुपए, 21 रुपए का 10% ब्याज कितना हो गया 2 रुपए 10 पैसे हो गया, तो यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा आपको 33 रुपए 10 पैसे। जितनी आपने तैयारी करी है, जितना आपको टाइम मिला है, आपको पता होना चाहिए कि अगर 10% से 3 बार ब्याज मिलता है तो 33.1% ब्याज मिलता है, देखते ही पता होना चाहिए आपको ये कि 10% से अगर 3 बार ब्याज मिलता है तो 33.1% ब्याज मिलता है हमेशा। ठीक है, तो ये आप निकाल लेते हैं 32%, यहां पर आपको याद था 33.1%, तो 1.1% का फर्क आ रहा है। ठीक है, तो 1.1% का फर्क आ रहा है, और पैसों में कितना फर्क आ रहा है, रेट में कितना फर्क आ रहा है 1.1 का, और पैसों में कितना फर्क आ रहा है 264 रुपए का, तो 1% की वैल्यू कितनी हो गई 264 बटा में 1.1, और मूलधन हमेशा कितना होता है इंटू में 100, मूलधन हमेशा कितना होता है इंटू में 100 होता है। ठीक है, तो आप इसको काट पीट के करो, इसको कितना आता है देखो, 1 पॉइंट हटाया 0 लग गया, तो 11 दूना 22, 11 चौका 44, आगे 3 जीरो थे, कितना पैसा आ गया 24,000 रुपए आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, कितना आंसर आ गया आपका। ये सवाल देखिए, ये सवाल था अपना एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज का मान लीजिए, या ये क्या था, ये क्रमागत प्रतिशत का सवाल था। ठीक है, बड़ा ही आसान सवाल था कि हर साल अगर 10% ह्रास होता है कोई चीज में, है ना, हर साल अगर 10% ह्रास होता है, तो आपको वर्तमान मूल्य दे रखा था 6561 रुपए, और 3 साल पहले इसकी कीमत आपसे पूछी गई है कि 3 साल पहले इसकी कीमत क्या थी, ये आपको बताना था। ठीक है ना, तो इस सवाल को आप एग्जाम में कैसे करते, एग्जाम में आप इस सवाल को ऐसे करते 6561 इंटू 10/9 इंटू 10/9 इंटू 10/9। ठीक है, इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है। अभी मैं आपको समझा रहा हूं, तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी चीज 10% से कम होती है, तो 10% का मतलब क्या होता है, 10% का मतलब होता है क्या 1/10, यानी कि 10 रुपए पे 1 रुपए कम हो रहा है, मतलब 10 वाली चीज कितने की रह गई, 10 वाली चीज 9 की रह गई, तो 10 वाली चीज कितने की रह गई 9 की, एक साल, फिर दूसरा साल, फिर तीसरा साल, क्योंकि ह्रास कितनी बार हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार, ह्रास कितनी बार हुआ है, ह्रास 3 बार हुआ है, 10 से 9 10 से 9 10 से 9, 3 बार आपका क्या हो गया, 3 बार आपका ह्रास हो गया। ठीक है, तो अब ये आपका पहले वाला मूल्य है, और ये ह्रास होने के बाद का, तो आपको जो वैल्यू दे रखी है वो कौन सी दे रखी है, वो आपको ह्रास होने के बाद की दे रखी है, क्यों 3 साल पहले का मूल्य पूछ रखा है और आज का मूल्य दे रखा है, मतलब 3 साल पहले मूल्य क्या था, तो 3 साल पहले जो मूल्य था उसके ऊपर क्या लगा, 3 सालों में ह्रास लगा होगा, और आज उसकी कीमत क्या रह गई होगी, घटकर कम रह गई होगी, तो आपको इसकी वैल्यू दे रखी है और आपको इसकी वैल्यू पूछी है आपसे, इसलिए ये 6561 इंटू 10/9 10/9 10/9 ऐसे हो जाएगा। तो कर देते हैं, 9 7 63, 2 6 9 दूनी 18, 9 निमा 81, फिर गया 9 कितने पे 81 पे, फिर गया 9 कितने पे निमा पे, ये कितना आंसर आ गया आपका 9,000 रुपए आपका आंसर आ गया इस सवाल का, कितना आंसर आ गया आपका 9,000 रुपए। ठीक है ना, कितना आंसर आ गया 9,000 रुपए। ठीक है, चलिए आगे चलें। हाँ, एक सवाल, एक बात और, अगर किसी को और आसान तरीके से करना है तो आप ये मान लीजिए x था, अगर 3 साल पहले मूल्य क्या था x था,
तो वो 10% कम हुआ, है ना। 3 साल पहले मूल्य अगर x था तो 10% कम हुआ, तो कितना हो गया वो 90% हो गया, 90/100। फिर कमी हुई, फिर 10% कमी होगी, तो फिर वो क्या रह गया 90%। फिर 10% कमी हुई, तो वो कितना रह गया 90%। तो वो आएगा आएगा यही चीज वो। क्यों? क्योंकि इतना करने के बाद 90% रह गया, फिर 90% रह गया, फिर 90% रह गया, और अंत में वैल्यू कितनी आ गई 6561। तो वो 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। इनको इधर लेके जाओगे तो 10 ऊपर चला जाएगा और 9 नीचे आ जाएगा, यही चीज बनेगी बाद में। ठीक है, ये रिपीट हो गया सवाल, है ना। निम्नलिखित में से एक वास्तविक संख्या नहीं है, बताओ क्या मजाक है ये। कोई भी माइनस संख्या का रूट नहीं निकलता कभी भी, है ना। संख्याएं होती है, एक सम्मिश्रित संख्या होती है। सम्मिश्रित संख्या किससे मिलकर बनती है? दो चीजों से। एक होती है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जो संख्या रेखा पर उपस्थित होती है। और एक होती है कौन सी? काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जो संख्या रेखा पर नहीं होती, या जो दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, तो अगर 2 का स्क्वायर कराओगे तो भी 4 आएगा, -2 का स्क्वायर कराओगे तो भी 4 आएगा, है ना। क्योंकि स्क्वायर हमेशा क्या होता है? क्या होता है? हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अगर स्क्वायर से वापस रूट करवाओगे तो बताओ कभी माइनस संख्या का रूट निकलेगा क्या? क्योंकि आपने -2 का स्क्वायर करवाया था तो भी प्लस में आया था, प्लस संख्या का करवाया था तो भी प्लस में आया था। तो माइनस वापस कहां जाएगा? जाएगा ही नहीं। ये आपको पता होनी चाहिए। इतनी बात आपको जब स्टार्ट करवाया होगा, है ना, रीट की मैथमेटिक्स स्टार्ट करवाई होगी, गणित को आपने जब पढ़ा होगा, सबसे पहले आपको करवाया गया होगा नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम का सबसे बेसिक हिस्सा है ये। सबसे छोटे, सबसे पहले दिन ही ये चीज पढ़ाते हैं, क्या? कि संख्याएं कितने प्रकार की होती है, संख्याओं का वर्गीकरण, उसमें ये पहले दिन करवाते हैं चीज। हाँ जी, तो इनका क्या दे रखा था आपको? दशमलव प्रसार पूछ रखा है। किसका? 1/2 प्लस 1/3 का दशमलव प्रसार आपसे पूछ रखा है। तो कितना हो गया ये? 3 और 2 का एलसीएम कितना आया? 6। 2 तिया 6 और 3 दूना 6, तो ये आ गया आपका 5/6। ठीक है, इनको जोड़ा आपने तो क्या आया? 5/6 आया। अब 5 में 6 का भाग दे दीजिए, जाता नहीं है तो 0.0, 6 8 48, 2, फिर पॉइंट का 0, 6 तिया 18, 2, फिर पॉइंट का 0, 6 तिया 18, फिर क्या? 2 0। तो आप ये बात मान लीजिए, क्या? ये 3 बार 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 रिपीट होता जाएगा, और जो भी नंबर रिपीट होता है, जो भी डिजिट रिपीट होती है, उसके ऊपर बार लगा देते हैं, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी चीज, मेरी बात हमेशा याद रखना। चलो अब तो आपका एग्जाम हो गया है, जब भी आप नौकरी लग के बच्चों को पढ़ाओ तो एक चीज आपको बता दूं, अगर बटा में कभी भी 3 का कोई भी गुणज आ गया, 3 या 7, ठीक है, 3 या 7 का कोई भी गुणज आ जाए, 6 में क्या होता है? 3 होता है ना। मतलब 6 किससे बना है? 3 दूना 6, 3। तो बटे में अगर 3 आ जाए या 7 आ जाए, ठीक है, और अगर वो पूरा पूरा नहीं कट रहा तो हमेशा बार लगेगा। और यहाँ पर बार वाला ऑप्शन एक ही था, और कोई ऑप्शन था ही नहीं बार में, एक ही ऑप्शन था जिसपे बार लगा हुआ था। देखते आपको समझ जाना था कि आपका आंसर आएगा। ठीक है, चलिए, ये आपसे पूछा गया था कि आपको भिन्न, सॉरी, आपको क्या दे रखा था? दशमलव दे रखा था, और उससे आपको क्या पूछा गया था? भिन्न पूछी गई थी आपसे कि दशमलव का भिन्न क्या है, रूपांतरण क्या होगा। ठीक है, चलिए, दशमलव का भिन्न रूपांतरण पूछा गया आपसे, तो क्या है आपको? 1254। वैसे 1254 नहीं बोलते, दशमलव के बाद जो क्या होते हैं, अंक होते हैं, उनको 1 2 5 4 बोलते हैं, पॉइंट, और 5 4 पे क्या था? बार था। ठीक है, इनको हटाने का तरीका आपको पढ़ाया गया होगा। क्या तरीका होता है इनका? कि सबसे पहले पॉइंट और बार सबको हटा दो। ठीक है, पॉइंट है, ये पॉइंट लगा हुआ है, ये क्या है? दशमलव लगा हुआ है, इसको हटाओ। बार है, इसको हटाओ। क्या करो? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? सबसे पहला स्टेप होता है बटे में उतने 9 लगाओ जितने डिजिट्स पर बार था, जितने अंकों पर बार था। तो कितने अंकों पर बार था? 2 अंकों पर बार था, 2 9 लगा दिए। चलिए, उतने 0 लगाओ जितने अंकों पर बार नहीं था। तो 2 अंकों पर बार नहीं था, 2 0 लगा दिए। और जिन पर बार नहीं था उनको अंश में से घटा दो। जिस संख्या पर बार नहीं था उसको अंश में से घटा दो, तो कितना आएगा? ये आएगा 1244 बटा में 9900। क्या आएगा? 1244 बटा में 9900 आएगा। बात आपको समझ में आ गई? ठीक है, जब इसको आप काटेंगे पीटेंगे, काट पीट के आपका आंसर आएगा 69/550। ठीक है, क्या आएगा? 69/550 आएगा। मैं आपको इसका एक बात बता देता हूं कि 4 4 8 और 3 11। ठीक है,
तो ये क्या है, 3 के पहाड़े पे नहीं कटेगा ये, ठीक है ना, ये 3 के पहाड़े पे तो नहीं कटेगा, क्योंकि क्या आ रहा है, अरे हाँ ये यहाँ गलती होगी ना मेरे से, देखो ये वाला 4 यहाँ गलत आ गया, ये 2 आएगा, वही मैं सोच रहा हूँ क्या दिक्कत आ रही है। तो 1254 माइनस 12 था तो 1242 आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ये 3 के पहाड़े पे कट जाएगा, ठीक है, 4 2 6 और 3 9, ऊपर भी अंकों का योग इतना आ रहा है और नीचे भी अंकों का योग आ रहा है। ये 9 के पहाड़े पे भी काट सकते हो, क्योंकि 9 का भाजकता का नियम क्या होता है, अब लोगों को ये भी नहीं पता, अब इसको बच्चे 3 से काट रहे हैं, 3 से नहीं काटना, क्या करना आपको, 4 2 6 और 3 9, अंकों का योग अगर 9 से क्या हो, भाग जा रहा हो तो उसमें 9 का भाग जाएगा, तो 9 एकम 9, 3 4 9 3 27 और 9 8 72। उसी तरीके से बटे में क्या आएगा, 9 एकम 9 9 एकम 9 ये आएगा। 2 के पहाड़े पे काटो, 2 के पहाड़े पे 69 बटा में 550। ये मैंने इसलिए काट के दिखा दिया ताकि आपको ये ना लगे कि सर घर बैठ के तो कोई भी कर लेगा, है ना। चलो, ये सवाल पता नहीं क्यों आया, मेरे ख्याल से औसत आपके सिलेबस में नहीं था, फिर भी चलो एनसीईआरटी है तो एनसीईआरटी से कुछ भी, है ना, एग्जाम में कुछ भी उठा लिया गया। ये एक औसत का सवाल था वैसे तो, पर चलिए कोई बात नहीं। प्रथम 7 प्रक्षेपण का माध्य कितना है, 18 है, प्रथम 7। अंतिम 7 का जो माध्य है वो 20 है। 7वां प्रक्षेपण ज्ञात कीजिए यदि 13 प्रक्षेपणों का माध्य 19 हो। मतलब क्या कहना चाह रहा है मैं बताता हूं। आपके पास टोटल कितनी वैल्यू है, आपके पास टोटल 13 वैल्यू है। टोटल कितने कितने आपके पास है प्रक्षेपण, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब वो क्या कह रहा है ना कि 1 2 3 4 5 6 7 इनका जो औसत है, इनका औसत कितना दे रखा आपको, इनका औसत 18 है। तो टोटल कितना हो गया, टोटल कितना हो गया, 18 इंटू 7 126, ठीक है। तो प्रथम 7 का टोटल कितना हो गया, 126। क्यों, क्योंकि औसत क्या कहता है, औसत कहता है कि पर चीज की वैल्यू कितनी है ना, प्रति चीज की वैल्यू कितनी है, मतलब औसत 18 है, मींस एक चीज की वैल्यू 18 है। टोटल कितने थे, 7, 18 7 126, ठीक है। उसके बाद में क्या कह रहा है वो, अंतिम 7 का, किसका, अंतिम 7 का बोल रहा है वो, अंतिम 7 यानी कि इसका 1 2 3 4 5 6 7, इनका औसत कितना दे रखा है उसने, इनका औसत दे रखा है उसने 20 है शायद, हाँ 20। तो 7 इंटू 20 कितना आ गया, इनका इसने 20 दे रखा था औसत, 20 7 140 आ गया। तो अंतिम 7 का कितना आ गया, अंतिम 7 का योग कितना आ गया भाई, अंतिम 7 का योग आ गया 140। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 266। कितना हो गया ये, 266 हो गया ये, ठीक है, 266 हो गया ये। लेकिन अब देखो, अब वो कह रहा है कि सबका जो है ना टोटल, ये कितने थे, टोटल के टोटल 13 थे, और इनका औसत कितना था, 19 था, यानी कि इनका योग कितना था, सभी 13 का योग कितना हो जाएगा, तो वैल्यू कितनी है 13, और एक वैल्यू कितनी है, मतलब एक का मान कितना है 19। टोटल बंदे कितने हैं 13, एक का मान कितना है 19, तो टोटल कितना आ जाएगा, टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे, 19 आया 190 और 19 दिया 57, 247 आ गया। कितना आ गया ये, 247 आ गया। अब देखो, अब यहां पर टोटल 200 क्या आ रहा है, 266 आ रहा है, यहां पर टोटल 247 आ रहा है। तो ये ज्यादा क्यों आ रहा है भाई, ये ज्यादा इसलिए आ रहा है क्योंकि ये वाली जो वैल्यू थी ना, ये वैल्यू 2 बार काउंट हो गई, ये पहले वाले 7 में भी थी और अंतिम वाले 7 में भी थी, तो ये वाली वैल्यू 2 बार काउंट होगी। तो एक बार घटा दो, एक बार घटा दो, मतलब कितना घटा दो, 19 घटा दो, तो ये आपका आंसर आ गया 19। ये जिसकी भी आंसर की मतलब है पेपर उसका भी सही है ये, ठीक है, 19 आंसर आ गया इस सवाल का। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के योग से 4 गुना है, यदि संख्या में 18 जोड़ दिया जाए तो अंक अपना स्थान बदल लेते हैं, ठीक है। ऐसे सवालों को हमेशा बाई ऑप्शन करते हैं, बेसिक से करवाना है मैं उससे भी करवा दूंगा, पर इन सवालों को हमेशा और हमेशा बाई ऑप्शन से किया जाता है। क्या कि आप ये देखो कि क्या संख्या में 18 जोड़ने पे अंक बदल रहे हैं क्या, सबसे पहले आप ये देखो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, है ना। तो क्या है, सबसे पहला ऑप्शन था 42, 42 में 18 जोड़ो कुछ और ही बन जाएगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता। 48 में 18 जोड़ो कितना बनेगा, 48 में 18 जोड़ो, 48 में 18 जोड़ोगे कितना बनेगा 66, 48 और 8 56, 56 10 66, ये भी नहीं होगा। 24 में 18 जोड़ो कितना बनेगा 42, यस ये ऑप्शन हो सकता है। अभी ये नहीं कि आंसर आ गया, ये ऑप्शन हो सकता है, क्यों, 24 था, 18 जोड़ते ही उसके अंक बदल गए,
जैसे 2 4 था वो 4 2 हो गया, ये ऑप्शन बन सकता है। ठीक है, और 36 में 18 जोड़ो, 36 में 18 जोड़ा तो 54 आ गया, ये भी नहीं हो सकता, क्यों? अंक नहीं बदल रहे, यही ऑप्शन आपका सही हो गया। अगर कोई दो ऑप्शन ऐसे होते जिनमें दोनों में ये कंडीशन लग जाती कि 18 जोड़ने पर अंक बदल रहे थे, तो फिर हम क्या करते, दूसरी कंडीशन लेके देखते कि इसके अंकों के योग से 4 गुणा थी। क्या 24 अपने अंकों के योग से 4 गुणा है क्या? यस। 24 के अंकों का योग कितना है? 4 + 2 6, 6 का 4 गुणा कितना होता है? 24 होता है। बट हमें देखने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि 3 ऑप्शन पहले से ही एलिमिनेट हो गए, क्योंकि वो 18 जोड़ने पे अपने अंक बदल ही नहीं रहे थे। ठीक है, चलो। इन आंकड़ों का बहुलक क्या है? बहुलक का मतलब क्या होता है भाई? बहुलक का मतलब होता है जिनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू थी मेरे ख्याल से 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। चलिए एक एक करके काटते हैं और इनकी फ्रीक्वेंसी लिखते हैं। 15 14, एक 15 के आगे एक 14 के आगे, 19 20 14, 19 20 14, 15 16 14, 15 16 14, 15 18 14, 15 18 14, 19 15 17, 19 15 17, 19 और 15 और 17, उसके बाद में दोबारा क्या आ गया? 15, दोबारा क्या आ गया? 15 आ गया। ठीक है, तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी 4 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 5 है, बाकियों देखने की जरूरत नहीं है, 1 2 1 2 है, तो 15 आपका आंसर आ गया, क्योंकि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है? 15 की है। फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है? 15 की है। हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, मतलब जितना उसका वजन होगा उसका वर्ग करेंगे तो उसका मूल्य का समानुपात आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है यहाँ पे? यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अब जो है ना, हीरा था, एक हीरा था, ये हीरा जो था ना, ये हीरा ये 4 टुकड़ों में टूट गया, 1 2 3 4। मान लो, वैसे तो हीरा होता नहीं ग्राम में, लेकिन मान लो 1:2:3:4 के अनुपात में टूटा, मतलब इसका भार मान लो 1 ग्राम, ये 2 ग्राम, ये 3 ग्राम और ये 4 ग्राम। आप मुझे एक बात बताओ, हीरे के टूटने से उसका वजन कम होगा या कीमत? कीमत जरूर कम हो जाएगी, पर वजन कम नहीं होगा। एक ईंट है 1 किलो की, आधा आधा किलो के दो हिस्सों में तोड़ देंगे, लेकिन वो दोनों आधा आधा किलो के हिस्से रहेंगे तो 1 किलो के ही ना। टूट गए वो ठीक है, उस ईंट की कोई कीमत नहीं रही, वो भी ठीक है, बट वेट तो उसका अभी भी 1 किलो ही है ना, मिलाने पे। तो वही चीज थी कि 4 ग्राम, 3 ग्राम, 2 ग्राम और 1 ग्राम, ये 4 टुकड़े थे, तो पहले कितने ग्राम का था हीरा? 10 ग्राम का। 4 3 7, 7 2 9 और 1 10। ठीक है, तो पहले कितने ग्राम का था हीरा? पहले हीरा 10 ग्राम का था, और अब वो 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम और 4 ग्राम के टुकड़ों में टूट गया। ठीक है, अब क्या हुआ, इसका जो मूल्य है ना वो इसके वर्ग के समानुपाती है, मतलब 10 का वर्ग करेंगे तो 100, 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 का वर्ग करेंगे 4, 3 का वर्ग करेंगे 9, 4 का वर्ग करेंगे 16। ये इनकी कीमत आ गई, इसकी 100 आ गई, इसकी 1, इसकी 4, इसकी 9, इसकी 16। तो अगर आप उसको पहले बेचते तो आपको कितने रुपए मिलते? 100 रुपए। अब अगर 4 टुकड़ों को अलग अलग बेचोगे तो इसका 1 रुपया मिलेगा, इसके 4 रुपए मिलेंगे, इसके 9 रुपए और इसके 16 रुपए मिलेंगे, तो 16 9 25, 25 और 30 रुपए मिलेंगे आपको। चारों टुकड़ों को अलग अलग करके बेचोगे तो भी आपको कितने रुपए मिलेंगे? 30 रुपए मिलेंगे। तो पहले 100 रुपए मिल रहे थे, अब 30 रुपए मिल रहे हैं, मतलब 70 रुपए का नुकसान हो गया। तो 70 की वैल्यू कितनी है? 70 की वैल्यू 2,10,000 दे रखी है, क्योंकि पैसों में नुकसान कितना हुआ है? 2,10,000 रुपए का। 70 की वैल्यू 2,10,000 है, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई? 3,000। और कोई भी चीज पहले कितनी थी? 100 थी, तो 100 थी, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3,000 गुणा 100, 3 लाख रुपए। तो हीरे का वास्तविक मूल्य कितना था? 3 लाख रुपए था। ठीक है, दो संख्याएं हैं जो 2:3 में थी, और अगर उनको दोनों को 4 से बढ़ा दिया गया तो उनका अनुपात कितना हो गया? 5:7 हो गया। ठीक है, आप इसको इस तरीके से कर सकते थे, x मान के। पहले वो संख्याएं कितनी थी? 2x और 3x थी। पहले कितनी थी? 2x और 3x थी। इन दोनों को 4 4 से बढ़ाया गया, तो अब उनका अनुपात कितना हो गया? 5:7 हो गया। इसको सॉल्व करके आप x की वैल्यू निकाल लीजिए। मैं कभी भी ऐसे नहीं करवाता अपनी क्लास में। पहले अनुपात कितना था? 2:3। अब अनुपात कितना है? 5:7। आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी चीज को समान रूप से बढ़ाते हो, ठीक है, जब भी आप किसी चीज को समान रूप से बढ़ाते हो तो हमेशा ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा? हमेशा कि इनका अंतर सेम रहेगा।
अगर दोनों चीज समान, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर 5 और 9, इनका अंतर कितना है? 4 है। अंतर कितना है? 4 है। अगर मैं दोनों को 10-10 बढ़ा दूं तो ये कितनी हो जाएगी? 15, और ये कितनी हो जाएगी? 19। तो भी इनका अंतर कितना रहेगा? 4 रहेगा। तो इनका अंतर 1 था, इनका अंतर 2 था। तो इसको अगर आप 2 से गुणा करवा दो, 4 6, है ना, इस पूरे को 2 से गुणा करवा दो और नीचे वाले को पड़ा रहने दो, तो इनका अंतर 2, इनका अंतर 2। ये एग्जाम में देखते समझ में आ जाएगा। ठीक है कि यार उसका अंतर 1 है, इसका अंतर 2 है, तो आप सीधा ये लिखोगे कॉपी में या अपनी उस पर नोटशीट पे 4 6 और 5 7। ठीक है, अंतर बराबर हो गया। अंतर बराबर हो गया, काम खत्म हो गया आपका। अंतर बराबर करने से मतलब है अपने को, बस खत्म। अब बताओ वैल्यू कितनी बढ़ी? 4 से 5 होगी और 6 से 7, मतलब 1 बढ़ रही है रेशियो में। ठीक है, और वैसे कितनी बढ़ रही है? 4। एक की वैल्यू 4 है, तो वो क्या कह रहा है? दोनों संख्याओं का योग कितना था। अब आप कहोगे जी सर ये पूछ रहा है कि पहले वाला योग के नए वाला। अरे भाई, प्रत्येक संख्या को यदि बढ़ाया जाए तो इतना हो जाएगा, वो एक कंडीशन है। यदि ऐसा किया जाए तो ऐसा हो जाएगा, इसमें पुराना नया कुछ भी नहीं है। योग मतलब पहले वाली संख्या का पूछ रहा है आपसे वो। तो 4 और 6 कितना था? संख्या रेशियो में कितनी थी? 10 थी। एक रेशियो की वैल्यू 4 है, तो 10 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। अगर आप x मान के करते तो भी आपके सवाल का उत्तर क्या आता? x की वैल्यू आ जाती है यहाँ पे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। 7 दूनी 14x प्लस 7 चौका 28 बराबर, इधर लेके जाओ इसको, 3 5 15x प्लस 5 चौका 20। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x की वैल्यू 8 आ गई। तो था कितनी? संख्या कितनी थी? 2 और 3 5x थी, x की वैल्यू 8 आ गई, तो 5 × 8 कितना आ गया? 40 आ गया। तो भी आंसर 40 आना था। तरीके बदलते हैं, उत्तर कभी नहीं बदलते, ध्यान रखना। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है। यह मान सकता हूं मैं, अच्छा सवाल था। एक प्राकृत संख्या का वर्गमूल उसी के घनमूल का n गुना है, तो वह संख्या क्या है? मैं इस सवाल को अगर पेपर में होता या अगर कोई मेरा बच्चा होता, तो आप ये मान के चलिए कि इस सवाल को अपने n मान के नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? आप एक संख्या मान लो 64। अब आप कहोगे जी सर जी 64 क्यों माने? अरे बेटा, वर्गमूल और घनमूल दोनों निकालने हैं। ऐसी कोई संख्या याद आ रही है जिसके वर्गमूल और घनमूल दोनों निकल जाए? 64 ही मिलता है ना। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल कितना होता है? वर्गमूल होता है 8। बेटा घनमूल कितना होता है? घनमूल होता है 4। 64 का वर्गमूल कितना होता है? 8, और घनमूल कितना होता है? 4 होता है। ठीक है, वर्गमूल 8 होता है और घनमूल कितना होता है? 4 होता है। तो बताओ वर्गमूल घनमूल का कितने गुणा है? 2 गुणा। वर्गमूल जो है वो घनमूल का कितने गुणा है? वर्गमूल जो है घनमूल का 2 गुना है, मतलब n की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। ठीक है, वो कह रहा है संख्या कितनी है, मतलब n की वैल्यू 2 है, तो बताओ संख्या क्या थी? संख्या 64 थी। तो 2 पे कितनी घात लगाऊं? 2 पे 6 घात लगाऊंगा, तब जाकर 64 आएगा। तो n की वैल्यू 6 आपका आंसर आ गया। ये आपका आंसर होगा। क्या हो जाएगा? ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना? आप इसको ऐसे कर सकते थे, या आप इसको क्या कर सकते थे, मैं बताता हूं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते थे कि अगर ये एक वर्गमूल है, ये एक घनमूल है। ठीक है, तो वर्गमूल और घनमूल, अगर मान लो घनमूल कितना x है, तो उसका वर्गमूल कितना है? x गुणा में n। क्यों? क्योंकि घनमूल जो है ना, सॉरी, वर्गमूल जो है ना, वो घनमूल का n गुणा है। वर्गमूल जो है वो घनमूल का n गुणा है। ठीक है ना, तो वर्गमूल कितना आ गया? xn आ गया, और घनमूल कितना आ गया? x आ गया। ठीक है, अब वर्गमूल है, ये वर्गमूल है, तो संख्या कैसे आएगी? संख्या कैसे आएगी? xn का स्क्वायर करने से आएगी। ये घनमूल है, तो संख्या कैसे आएगी? क्यूब करने से। इससे भी संख्या आएगी, इससे भी संख्या आएगी, तो बराबर हो गया ये, क्योंकि ये भी संख्या है और ये भी संख्या है। ठीक है, तो यहां पर आया एक्स स्क्वायर एन स्क्वायर, यहां पर आया एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर से क्यूब कट गया, तो एक्स बराबर कितना आ गया? एन स्क्वायर आ गया। एक्स बराबर कितना आ गया? एन स्क्वायर आ गया। एक्स की वैल्यू बराबर है एन स्क्वायर के। अब आप मुझे बताओ एक्स क्या है? एक्स घनमूल है। संख्या पूछी है, संख्या कैसे आएगी? अगर घनमूल पे पावर 3 करोगे, घनमूल का अगर क्यूब करोगे तो संख्या आएगी। उसी तरीके से इधर भी 3 करना पड़ेगा, तो इधर 3 करोगे तो कितना आ जाएगा? ये n की पावर 6। आप ऐसे भी कर सकते थे, n की पावर 6 आपका आंसर आ जाता। कैसे भी कर लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 3 संख्याएं हैं, 2:3:4 में है, उनके घनों का योग दे रखा है। तो मान लो वो तीनों संख्याएं कितनी हैं? 2x, 3x
और 4x है। इनका घन कितना होगा? 8x क्यूब, ठीक है, 27x क्यूब और 64x क्यूब। 8x क्यूब, 27x क्यूब और 64x क्यूब। तो इनका योग कितना हो जाएगा बच्चे? इनका योग हो जाएगा 99x क्यूब। इनका योग कितना हो जाएगा बच्चे? इनका योग हो जाएगा 99x क्यूब। और इसका आपको योग कितना दे रखा है? 21,384। काट दो, x क्यूब की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21,384 बटा में 99। 11 के बाड़े पे काटो, 11 निम्मा, 11 कम 11 103, 11 निम्मा 99, 4 8 4, ये आ जाएगा। 9 के बाड़े पे काटो, 9 दूना 18, 1 4, 9 कम 9, 9 6 54। तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 216। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? x की वैल्यू आ गई 6। भागना मत, 6 आंसर नहीं है, हालांकि ऑप्शन में था भी नहीं है, लेकिन अगर मैं एग्जाम बनाता 6 जरूर देता ऑप्शन में। 6 आंसर नहीं है, 6 आपकी x की वैल्यू आई है। उसने बोला सबसे बड़ी संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? सबसे बड़ी संख्या ये है 4x। 4 गुणा में x, x की वैल्यू 6 है, 4 6 24, 24 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना? 21 22 23 और डैश 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 40 में से एक संख्या को यादृच्छिक रूप से चुना जाता है। मतलब ये आपका सवाल है किस चीज का? प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, प्रायिकता का सवाल है। तो बताओ संख्या के अभाज्य होने की संभावना कितनी है? प्रायिकता क्या कहती है? प्रायिकता कहती है कि वांछित परिणाम, क्या कहती है? वांछित परिणाम बटा में कुल परिणाम। वांछित परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, वांछित परिणाम कितना है? वांछित परिणाम आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है एक अभाज्य संख्या। तो 21 से लेकर 40 तक कितनी अभाज्य संख्याएं होती है? 21 नहीं है, 22 नहीं है, 23 है, 24 25 26 27 28 29, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। ये 4 अभाज्य संख्याएं आती है 21 से लेकर 40 के बीच में। ठीक है ना? कितनी संख्याएं आती है? 4 संख्याएं ऐसी आती हैं जो अभाज्य हैं। ठीक है ना? तो क्या हो गया? 4 अभाज्य संख्या आती है बटा में टोटल परिणाम कितना है? टोटल परिणाम कितना है? टोटल परिणाम आपका 20 है। क्यों? 21 से लेकर 40 तक टोटल कितनी संख्याएं हैं? टोटल 20 संख्याएं हैं। इसको काटो, कितना आएगा? 1/5 आएगा। 1/5 आपका आंसर हो जाएगा। इस भाई का गलत है ये, भाई बहन जो भी होगा। ये कह रहा है ए और बी के पास में कुछ सेब है। चलो जी ठीक है, यदि ए बी को 2 सेब दे देना, ए अगर बी को दे दे 2 सेब, तो क्या होगा? ए के पास बी से आधी सेब रह जाएंगे। मतलब ये ए के पास मान लो ए सेब है और बी के पास मान लो बी सेब है। अब अगर ए बी को 2 सेब दे दे, मतलब ए के 2 सेब कम हो गए और बी के 2 सेब बढ़ गए। अगर ऐसा कर लूं तो क्या कहता है कि ए के पास जो है ना वो बी से आधी संख्या रह जाएगी। मतलब ये हो जाएगा, है ना? ये क्या थे? ए के सेब थे, ये बी के सेब थे, 2 सेब देने के बाद में। तो वो क्या कह रहा था कि जो ए के पास बचे हुए सेब है ना वो बी से सेब के आधे हैं। तो इनका आधा कर दिया मैंने। तो ये क्या आ गया मेरा? ये आ गया 2a-4 इज इक्वल टू b प्लस 2। तो आपका आ गया 2a-2 बराबर में 6। अरे क्या कर दिया मैंने? ये 2 नहीं है, ये b है। यहाँ पे 2a-b बराबर 6 आ गया। ठीक है, उसके बाद वो क्या कह रहा है? उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर b, ये तो एक कंडीशन होगी, अगर b a को 10 सेब दे दे, ए के पास ए सेब थे, बी के पास 10 सेब थे। अगर बी ए को 10 सेब दे दे, मतलब बी में से अगर 10 सेब घटा दें, ठीक है ना, अगर बी में से 10 सेब घटा दें तो इनकी संख्या पलट जाती है। मतलब अगर बी में से 10 सेब घटा दें तो वो ए के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? ये कंडीशन थोड़ी समझने वाली थी। क्यों? क्योंकि ए के पास पहले कितने सेब थे? ए थे। ए के पास पहले सेब कितने थे? ए थे। अब बी ने ए को 10 सेब दे दिए। अब बी के पास उतने सेब रह गए जितने पहले ए के पास थे। तो पहले ए के पास कितने सेब थे? ए थे। दूसरी कंडीशन ये बन गई। तो ए की वैल्यू आ गई b-10। ए की वैल्यू कितनी आ गई? b-10। या बी की वैल्यू कितनी आ गई? a+10। बी की वैल्यू कितनी आ गई? a+10। दोनों में से कोई वैल्यू इक्वेशन एक में क्या है? रख दो। 2a- बी की वैल्यू कितनी है? a+10 बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। ठीक है, तो
2a माइनस ए माइनस 10 बराबर 6। ए की वैल्यू कितनी आ गई? 16। ए की वैल्यू कितनी आ गई? हो सकता है मेरी शक्ल के पीछे आ रहा हो ये। ए की वैल्यू 16 आ रही है, मैं बताता हूँ। ए की वैल्यू 16 आ गई। तो ए के पास कितने सेब थे? ए के पास 16 सेब थे। ठीक है। तो बी के पास कितने सेब थे? बी के पास 36 सेब थे क्या? एक मिनट रुको, नहीं गलत आई। हाँ, ए के पास कितने सेब आए? 16 सेब आए। ए की वैल्यू यहां पुट करवा दो। ए की वैल्यू यहां अपने क्या 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 करेंगे, यहां पे अपने पुट करवा देंगे। तो 2a, 2a मैं दूसरे मार्कर से लिख देता हूं। 2a, ए की वैल्यू 16 है, माइनस बी बराबर कितना आ गया? 6। तो 16 दूना 32, तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? बी की वैल्यू आ गई आपकी, हाँ ठीक आ रही थी, सही आ रही थी, है ना। बी की वैल्यू कितनी आ रही थी? 26 आ रही थी। तो ए और बी के पास टोटल मिलाकर 26 और 16 42। ये भी सवाल इसका गलत है भाई का, है ना। तो आपका सही उत्तर कितना आएगा? 42 आएगा। ए के पास 16 सेब है और बी के पास 26 सेब है। ठीक है। अगर किसी को नहीं समझ में आया है, मैं दोबारा बता देता हूँ भाई एक बार, है ना। किसी को अगर समझ में नहीं आया है, क्योंकि दूसरी कंडीशन थोड़ी सी अजीब है। क्या कह रहा है वो कह रहा है, मैं आपको दूसरी कंडीशन दोबारा बताता हूं कि यदि बी ए को 10 सेब देता है। भाई अगर बी ए को 10 सेब दे दे, पहले ए के पास ए सेब थे और बी के पास बी सेब थे, ठीक है ना। अगर बी 10 सेब दे दे, अब वो किसी को दे जाए, छोड़ दो उसको, उसके 10 सेब कम हो गए ना। 10 सेब कम होने के बाद इनकी संख्या बदल जाती है मतलब बी के पास अब उतने सेब रह गए जितने पहले ए के पास थे। ए के पास कितने सेब थे? ए के पास ए सेब थे। तो बताओ अब कंडीशन समझ में आई कि नहीं आई? है ना। b माइनस 10 बराबर ए आ गया। ए की वैल्यू कितनी आ गई? b माइनस 10 आ गई। ये वैल्यू, ये कंडीशन आपने कहाँ रख दी? ये कंडीशन आपने कहाँ रख दी? ये कंडीशन आपने इसके अंदर पुट करवा दी, है ना। ऊपर वाली जो इक्वेशन थी, पहली इक्वेशन, उसमें पुट करवा दी तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसमें तो कुछ था ही नहीं, कैलकुलेशन थी सिर्फ। 1/2 किसका? 3842 का। 3842 का 1/2 प्लस x का 15%, x का 15% बराबर है किसके? 2449 के। तो ये कितना आ गया यहां पर? 1921। तो x का 15% बराबर है किसके? 2449 माइनस 1921। तो यहां पर कितना आएगा? ये कितना आ जाएगा देख लो यार। 49 में से 21 गए तो 28, 5 आएगा ना। हाँ 528। तो x का 3/20, क्यों? 5 के पाड़े पे 5 दिया 15, 5 का 20। ठीक है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 528 गुणा में 20/3, 3 के पाड़े पे काटो, 3 एकम 3, 3 7 21, 3 6 18। यह आ गया आपका 176 गुणा 20। 176 इंटू 2 करोगे 0, 2 6 12, 1, 17 दूना 34 और 1 35, 3520 आपका आंसर आ जाएगा। 3520 आपका आंसर आ गया। कितना आ गया आपका आंसर? 3520। ये अच्छा सवाल था। पूरे पेपर में मेरे को ये सवाल सबसे अच्छा लगा। बहुत ही सबसे अच्छा सवाल है ये। ठीक है ना। इस सवाल की क्या खास बात है देखो, पहले इसको अपने बना लेते हैं, क्योंकि आपको ऐसे ये सवाल समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना। इसको अपने खाली पेज पे बनाते हैं। ठीक है ना। ये सवाल है आपका। ठीक है। अरे यार उल्टा बना दिया मैंने, है ना। वो उसको कह रहा है कि वैसे बनाओ। ये वर्ग बन गया यार। कैसे बनेगा ये? देखूं क्या? हाँ, ये उल्टा पता नहीं कैसे बनेगा। चलो हाथ से बना लेते हैं अपने इसको हाथ से बनाते हैं। ठीक है। ये इस तरीके से एक सवाल था। ठीक है। एक रेखा तो यहाँ ये दे रखी थी और एक रेखा यहाँ पर। देख लेते हैं यार अपने, उल्टी बना दी मैंने, है ना। ये दे रखी है यहाँ पे और एक रेखा यहाँ पर ये दे रखी है। मेरे को बड़ा पसंद आया ये सवाल। ए बी सी डी, ए बी सी डी ई
शायद यही नाम है ना, देख लेते हैं एक बार और। EFD, ठीक है, सही सवाल है। अब देखो, अब ये क्या कह रहा है समझना, AC बराबर AE, मतलब ये वाली जो लाइन है ना AC, ये पूरी वाली जो लाइन है AC, ये इस पूरी लाइन के बराबर है AE के। ठीक है, क्या कह रहा है ये कह रहा है कि AC जो है ना, ये वाली AC और AE, ये दोनों लाइनें क्या है ना, ये दोनों लाइनें बराबर है। ठीक है, येलो वाली या ऑरेंज जो भी आपको दिख रहा है अपनी स्क्रीन पे, ये दोनों बराबर हैं। और वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि AB बराबर AD, ये AB है और ये AD, ये दोनों बराबर हैं। दूसरे मार्कर से बनाते हैं, AB ये वाली लाइन और AD ये वाली लाइन क्या है, बराबर है। उसके अलावा क्या कह रहा है वो कह रहा है कि कोण BAD ये वाला कोण, और इसने बना के भी दिए हैं कोण EAC ये वाला कोण बराबर है। मतलब कौन सा, ये लाल के बीच वाला कोण और ये ऑरेंज के बीच वाला कोण क्या है, बराबर है। ठीक है, कोण क्या है, ये बराबर है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर है ना इतनी बात। अगर ये कोण बराबर हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, दो भुजा बराबर है और एक कोण बराबर है ना, ये कोण इसका बराबर है, एक वाला ये वाला कोण बराबर है इसका, तो क्या ये दोनों के दोनों, चलो छोड़ दो इसको एक बार, ये x मान लो और ये y मान लो। ठीक है, x मान लो और ये y मान लो। अब एक बात यहां सुनना, इस सवाल को कैसे करेंगे, इस अगर ये वाला कोण मैं z मान लूं, इसको y मानने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, क्यों नहीं जरूरत बताओ, इसको भी x मान सकते हैं ना, क्योंकि दोनों कोण बराबर है कि नहीं बराबर, दोनों कोण बराबर है ना, दोनों कोण बराबर हैं। तो अब आप एक बात को समझने की, बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर ये z मान लूं मैं, तो आप मुझे बताना के इस वाले, ये वाला जो ट्राइंगल है, कौन से वाला, ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला जो त्रिभुज है, कौन सा, ग्रे वाला जो है, समझ रहे हो ना कौन सा, ये ग्रे वाला, ये ग्रे वाला, ये वाला त्रिभुज कौन सा, ABC। ठीक है, त्रिभुज ABC, इसमें जो कोण है वो कितना बन गया, x प्लस जेड बना के नहीं बना, ये वाला कोण जो है, ये वाला कोण x प्लस जेड बना के नहीं बना, बन गया ना x प्लस जेड। इसी तरीके से क्या, इसी तरीके से क्या, ये वाला जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज, इसमें भी एक कोण क्या बन गया आपका, इसमें भी एक कोण क्या बन गया आपका, इसमें भी आपका एक कोण क्या बन गया, कौन सा त्रिभुज, त्रिभुज DAE, DAE, इसमें भी आपका एक एंगल कितना बन गया, x प्लस जेड। तो बताओ कि ये वाला एंगल, ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज के अंदर कोण बराबर हुए कि नहीं हुए, कोण बराबर हो गए ना, क्या बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए इसके। ठीक है, इसके कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। और क्या, भुजाएं जो थी वो आपको पहले ही बराबर दे रखी थी, भुजाएं जो थी वो आपको पहले ही बराबर दे रखी थी। तो क्या ये दोनों कोण जो हैं ये सर्वांग सम सिद्ध हुए कि नहीं हुए, ये दोनों कोण जो हैं ये सर्वांग सम सिद्ध हुए कि नहीं हुए, ये दोनों कोण सर्वांग सम सिद्ध हो गए। और सर्वांग समता के नियम से आपका क्या हो जाएगा, उसने क्या पूछा है कि कौन सी लाइन पूछी है, AC, कौन सी लाइन पूछी है, BC पूछी है कि BC बराबर किसके है, क्या पूछिए, BC बराबर किसके है, BC बराबर किसके है, ये वाली जो लाइन है ये BC, ये ग्रे वाली लाइन जो है, ये ग्रे वाली लाइन जो है, ये ग्रे वाली लाइन किसके बराबर हो जाएगी, ग्रे वाली लाइन किसके बराबर है, ग्रे वाली लाइन x प्लस जेड के बराबर है ना, सामने है, कौन x प्लस जेड के सामने है। तो बताओ नीले वाले ट्राइंगल में x प्लस जेड के सामने कौन है, नीले वाले ट्राइंगल में x प्लस जेड के सामने कौन है, ये DE है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ये DE बराबर हो जाएगा। आपने अगर सर्वांग क्षमता नहीं पढ़ रखी है, सब आपके ऊपर से चला जाएगा, ये कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। सर्वांग क्षमता आपको आनी ही आनी चाहिए सवाल करने के लिए। ठीक है, इसने किया भी नहीं, ये जिसका पेपर है इसने, इस भाई ने इसको सवाल को हाथ भी नहीं लगाया। ठीक है, बात आई समझ में, भुजाएं पहले से बराबर दे रखी थी, समझ गए ना, भुजाएं पहले से बराबर दे रखी थी। तो आपने दोनों ट्रायंगल को, आपको क्या करना था, दोनों त्रिभुजों को क्या करना था, एक कोण बराबर करना था। ये कोण बराबर करके देख लिया मैंने, कोण बराबर होते ही क्या हो गया बच्चे, कोण बराबर होते ही वो दोनों सर्वांग समसिद्ध हो गए, सर्वांग समसिद्ध होते ही काम खत्म हो गया मेरा। ठीक है, चलो
10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टैंक के आधार की परिधि 44 मीटर है। टेंट को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल क्या होगा? 10 मीटर ऊंचे शंक्वाकार टेंट के आधार की परिधि, ठीक है ना, शंकु। एक मिनट रुको। हाँ, ये एक शंकु बनाया मैंने, ठीक है, ये शंकु है, ठीक है। इसको थोड़ा इस तरीके से बनाऊं ताकि आपको थोड़ा और अच्छे से समझ में। ये एक शंकु है, आई ना बात समझ में? ये एक शंकु है, शंकु के आधार की परिधि कितनी है? एक मिनट रुको। आधार, आधार, शंकु का आधार कैसा होता है? शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। शंकु का आधार वृत्ताकार होता है। वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। 2πr की वैल्यू कितनी दे रखी है? 44। तो 2 गुणा 22/7 गुणा r बराबर 44। 22 दूना 44 से 44 कैंसिल हो गया, r बराबर कितना आ गया? 7 आ गया, ठीक है। ऊंचाई कितनी दे रखी है इसकी? ऊंचाई दे रखी है आपको 10। ऊंचाई कितनी दे रखी है? 10। तो आपसे पूछा है कि कैनवास का क्षेत्रफल क्या है। इसको बनाने के लिए जो कैनवास यूज हुआ है उस कैनवास का क्षेत्रफल कितना है? तो कैनवास, कैनवास का मतलब आपसे क्या पूछा गया? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा गया है, ठीक है ना। क्या पूछा गया आपसे? इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, CS से पूछा गया है, या वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा गया, क्योंकि कैनवास हमेशा वक्र पृष्ठ में होगा, नीचे थोड़ी बिछाएंगे कैनवास। कैनवास हमेशा वक्र पृष्ठ पे होगा। वक्र पृष्ठ का एरिया कितना होता है बच्चे? वक्र पृष्ठ का एरिया होता है πrl। पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r की वैल्यू 7 है, l नहीं है आपके पास। अगर आपने शंकु पढ़ रखा है तो क्या आपको पता होना चाहिए कि ये और ये एक त्रिभुज बन गया है ना, इस तरीके से। किस तरीके से? इस तरीके से त्रिभुज बन गया। उसमें ये 10 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, और अगर ये 7 है, ये 10 है, तो पाइथागोरस लगाओ। पाइथागोरस लगाओगे तो ये कितना हो जाएगा? √149। √149 हो जाएगा। √149 कितना होता है? √149 कितना होता है? 12 पॉइंट छोटा सा, मतलब 144 जो है ना वो किसका है? वो 12 का है। तो 12 पॉइंट और 169 जो है वो 13 का है। तो 149 किसके पास है? 144 के पास है, ठीक है। तो 12.1 या 2 मान लेना, है ना। 12.1 या 2 मान के काम हो जाएगा। तो 12.2, 7 से 7 कट गया, 22 दूना 44, 4, 22 दूना 44 और 4 48, 4 22 एकम 22, 22 और 4 26, 268 पॉइंट कुछ आएगा। एक ही ऑप्शन था 268 पॉइंट कुछ पे। यहां ध्यान रखना, अगर 269 पॉइंट कुछ होता, एक ऑप्शन होता 268 पॉइंट कुछ, एक ऑप्शन होता 269 पॉइंट कुछ, फिर ये तरीका काम नहीं करता, फिर आपको एग्जैक्ट निकालना पड़ता कितना आएगा, ठीक है। 149 का रूट निकालना पड़ता। 149 का रूट यहां पर आपके पास पेपर में इतना टाइम होता है कि आप आराम से निकाल सकते हो। कितना था? 149। रूट निकालने के लिए हमेशा आपके पास क्या होनी चाहिए? ये संख्याएं जोड़े में होनी चाहिए, पेयर में। तो एक जीरो लगा दो। चलो शुरू करो। 1 एकम 1, ठीक है, कितना आया? 0। ऊपर से कितना उतार लिया? 49। 2 आ गया। ये वर्गमूल निकालने का तरीका है, ये आपको सिखाया गया होगा, ठीक है। बाकी वर्गमूल निकालने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे, मैं आपको फिर बता रहा हूं, क्योंकि मैंने भी नहीं करवाया क्लास में, है ना, क्योंकि वर्गमूल निकालने का यहाँ कोई काम ही नहीं था। उसके बाद क्या होगा? 22 दूना 44, कितना आ गया? 5, ठीक है। कितना आया? ये 24। अब 5, अब 2 जीरो उतारो, क्योंकि और कोई इलाज ही नहीं है, 5 पे खत्म हो गया, 2 जीरो उतार लो, ठीक है। 2 जीरो उतारने के बाद अब क्या होगा? 242 दूना कुछ आएगा तो 12.2। वैसे भी देखो पूरा पूरा आ रहा है, मैंने कहा था ना आईडीए से भी 12.2 ही आता है, ठीक है। चलिए, तो आपका आंसर कितना आ गया इसका? 268.5 आ गया। के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरण निकाय का एक अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल कब होता है? जब दो इक्वेशन दे रखी हो आपको कितनी इक्वेशन दे रखी हो? 2 इक्वेशन दे रखी हो, ठीक है ना। a1x प्लस by प्लस c बराबर 0, a1, a2x b2y c1 और c2 बराबर 0। ये 2 इक्वेशन अगर आपको दे रखी हो, ठीक है, क्या दे रखी हो? 2 इक्वेशन आपको दे रखी हो। अद्वितीय हल कब होते हैं? अद्वितीय हल तब होते हैं जब a1 अपॉन में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन में b2। जब a1 बटा a2 क्या होता है? बराबर नहीं होता b1 बटा b2 के। तो a1 बटा a2 कितना है? 2 बटा में k, और ये 3 बटा में 6,
क्योंकि b1 और b2 की वैल्यू कितनी है 3/6, कितना आएगा 1/2 आएगा ये। ठीक है। अब अगर k की जगह मैं 4 लिख दूं, अगर मैं k की जगह 4 लिख दूं तो ये भी कितना बन जाएगा 1/2, 1/2 बराबर हो जाएगा, जो कि नहीं हो सकता अगर अद्वितीय हल है तो इसलिए क्या करना पड़ेगा अपने को, इसलिए ये k की वैल्यू 4 नहीं रख सकते अपने, तो k इज नॉट इक्वल टू 4, k की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी, ध्यान रखना ये बात। ठीक है, क्योंकि इक्वल नहीं होना चाहिए, तो k की वैल्यू कभी भी 4 नहीं होगी, क्योंकि 1/2 नहीं आना चाहिए। तो यहां अगर k की वैल्यू 4 आ गई तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 होते सारा काम खराब हो जाएगा मेरा। ठीक है, और निशान देखो दोनों बराबर है, निशान यहाँ पे ध्यान रखना, साइन का बहुत यूज होता है यहाँ पे, तो साइन ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। चलिए जी, ये एक सवाल था, इस सवाल को इस तरीके से सॉल्व नहीं करना था कभी भी। ये सवाल था a² - b², देखो यहाँ भी स्क्वायर है माइनस यहाँ भी स्क्वायर है, a² - b² का सवाल है ये। आप इस सवाल को किस तरीके से करते, a² - b² क्या होता है बच्चे, a + b और a - b, ये होता है। तो a + b मतलब 13.608 प्लस 13.392, 13.608 माइनस 13.392, ये आता है। एक बार प्लस एक बार माइनस, a + b a - b, तो ये कितना हो गया 13 13 26 और 1 27, और ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 400, 208 और 8 216 पॉइंट में। और इसका क्या निकालना है आपको, क्यूब रूट निकालना है। तो बच्चे 27 का क्यूब रूट क्या होता है 3, 216 का क्यूब रूट कितना होता है 6, पॉइंट 3 अंकों के बाद था, क्यूब रूट करेंगे तो 1 अंक के बाद आ जाएगा। ये आपका सवाल था, 3 × 0.6, 3 × 6 का 18, 1 पॉइंट है, 1.8 आपका आंसर आएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा 1.8। क्या कह रहा है, n अगर एक प्राकृत संख्या है, n अगर एक प्राकृत संख्या है तो 9 की पावर 2n - 4 की पावर 2n का मान कितना होगा। आप इसको वैल्यू रख के देख सकते थे, इसकी जगह मान रख के देख सकते थे। अदरवाइज इसका एक तरीका होता है क्या, कि जब भी x - y की वैल्यू क्या हो, इनकी वैल्यू क्या हो, इनकी वैल्यू अगर m हो और m अगर एक सम संख्या हो, जब भी दो संख्याएं क्या हो माइनस में हो और इनकी पावर जो ना वो सम संख्या हो। अब आपको क्या पता सम है, क्योंकि 2n है, 2 × n मतलब 2 है उसमें, तो अगर सम संख्या हो तो ये हमेशा ध्यान रखना क्या x + y और x - y दोनों का भाग जाता है इसमें। तो x + y मतलब 9 + 4 13 का भाग भी जाएगा, और 9 - 4 5 का भाग भी जाएगा, 5 और 13 दोनों से भाग जाएगा इसमें। पर यह ज्ञान बहुत कम लोगों के पास है, मतलब बच्चों के पास, स्टूडेंट्स होते हैं वो, क्योंकि रीट के अंदर ये चीज़ें कम पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, तो आप इसको वैल्यू रख के देख सकते हैं, n की जगह 1 रख के देख लो, n की जगह 2 रख के देख लो, इतने में आपका आंसर पता लग जाता है आपको। ठीक है, चलिए, एक विद्यार्थी ने विज्ञान विषयों के 300 में से 32% अंक प्राप्त किए। ये विज्ञान है, विज्ञान में कितने आए 300 में से 32% अंक आए हैं। ठीक है, मतलब कितने नंबर आए हैं इसके 96 नंबर आए हैं। तो साहित्य में उसको 200 में से कितने नंबर प्राप्त करने हैं कि उसके टोटल 50% बन जाए। तो बताओ टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया, विज्ञान का पेपर 300 नंबर का, साहित्य का पेपर 200 नंबर का, तो टोटल पेपर कितने नंबर का हो गया 500 नंबर का। 500 का कितना परसेंट प्राप्त करना है उसको 50%, 50% मतलब उसको 250 नंबर लेने हैं। कितने नंबर लेने हैं उसको 250 नंबर लेने हैं। 250 में से 96 नंबर तो उसके विज्ञान में आ गए, 250 में से 96 नंबर तो उसके विज्ञान में आ गए, तो बाकी इसको कितने चाहिए 154 नंबर चाहिए, किस में से साहित्य में से। तो साहित्य में इसको 154 नंबर चाहिए, कितने में से 200 में से, क्योंकि साहित्य का पेपर 200 नंबर का था। परसेंटेज के लिए 100, 2 0 से 2 0 गई, कितनी आ गई 77% आपका आंसर आ गया। एक दिन के सापेक्ष 45 मिनट का भिन्न क्या बनेगी, 45 मिनट अपॉन में एक दिन, एक दिन मतलब कितना 24 × 60 मिनट, ऊपर मिनट है तो नीचे मिनट आएगी। 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो टोटल मिनट कितने हो गए 24 × 60। ठीक है ना, ऊपर मिनट तो नीचे भी मिनट। 15 × 45, 15 × 4 = 60, 3 × 8 = 24, 1/32, 1/32 आपका आंसर आएगा। इसके फैक्टर क्या होंगे ये मैं आपको अभी करवा देता हूं, थोड़ा सा बड़ा सवाल है ये। चलो ये कर लेते हैं अपने,
यदि एक बहुपद है, एक पॉलिनोमियल है, एक बहुपद है, उसके शून्यकों का योग उसके गुणन के बराबर है, मतलब उसके, मैंने क्या बताया था, एक बहुपद जो होता है ना, अगर एक, ये क्या है, बहुपद भी एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण में कितने शून्यक होते हैं? दो शून्यक होते हैं, दो गुणनखंड होते हैं उसके। एक गुणनखंड मान लेते हैं अल्फा और एक क्या मान लेते हैं? बीटा। ये कह रहा है कि अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर है अल्फा बीटा के। दोनों गुणनफल जो क्या है, दोनों गुणनखंडों का योग उनके गुणनफल के बराबर है। ठीक है, उनका योग कितना है? उनके योगफल के बराबर है। ये बात है। अब आपको, अगर आपने पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है द्विघात समीकरण, सबसे पहले यही पढ़ाया जाता है आपको कि द्विघात समीकरण बनती कैसे है। द्विघात समीकरण कैसे बनती है बच्चे? आपको दे रखी है इक्वेशन, चलो इसको छोड़ते हैं अपने एक बार, है ना। इक्वेशन बनती कैसे पहले ये देख लो, आपको पता होनी चाहिए वैसे तो। एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा बराबर 0, ये होती है एक इक्वेशन। ये होती है एक क्या? ये एक इक्वेशन होती है, एक द्विघात समीकरण की रूप है ये द्विघात समीकरण कैसे बनती है? ऐसे बनती है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो पहले आप अपनी द्विघात समीकरण जो दे रखी है उसको इस रूप में बनाओ। क्या दे रखा है आपको द्विघात समीकरण में? आपको दे रखा है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 6k बराबर 0। समझिए, यहां एक्स स्क्वायर के गुणा में कुछ भी नहीं है, तो उस पूरे इक्वेशन में के का भाग दे दो, इसमें के का पूरी में भाग दे दो। अगर आप पूरी में भाग दे दोगे तो क्या होगा? के से के कट जाएगा, के से के कट जाएगा। ठीक है, के से के कैंसिल हो जाएगा। अब वो क्या कह रहा है? अब वो क्या कह रहा है पता है तुम्हें? एक्स के गुणा में जो है वो अल्फा प्लस बीटा होता है। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा माइनस में। तो माइनस का अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? एक्स के गुणा में क्या है? एक्स के गुणा में है माइनस का 3/k। ये ना, एक्स के गुणा में 3/k है माइनस का, तो माइनस से माइनस कट गया, अल्फा प्लस बीटा कितना आ गया? 3/k। ठीक है, पहली बात। दूसरी चीज, अल्फा बीटा कौन कहां होता है? अल्फा गुणा बीटा कहां होता है? ये रहा, सी की जगह पे। सी की जगह कितना है? माइनस का 6। अल्फा बीटा कितना है? माइनस का 6। वो कह रहा है कि अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है आपको मोटा मोटी कि, क्या कहना चाह रहा है कि 3/k जो है वो -6 के बराबर है। तो k की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 3 दूना 6, तो 1/-2 कितनी आ गई? 1/-2 या माइनस का 1/2, तो यहां पर k का मान कितना आ गया? माइनस का 1/2। ठीक है। एक समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, समांतर चतुर्भुज के आसन कोण, आसन कोण क्या होते हैं पहले तो ये देख लो। आसन कोण मतलब पास के कोण, अगर ये कोण और ये कोण, ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि ये वाले, ये कोण और ये कोण, मतलब दोनों एक साथ वाले कोण। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज के एक साथ वाले जो कोण होते हैं, आसन कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो 3x - 4 प्लस 3x + 10 बराबर कितना आ गया? 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो 3x और 3x 6x + 6 बराबर 180, है ना? हाँ ठीक है, सही कर रहा हूं मैं। 6x बराबर 174, x बराबर कितना आ गया? 6 दूना 12, 6 चौका, सॉरी 6 निमा 54, x की वैल्यू आ गई आपकी 29। क्या पूछा आपसे? आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा है इसका छोटे वाला कोण कितने डिग्री का है। छोटे वाला कोण कितना है? 3x - 4, तो 3x - 4, x की वैल्यू कितनी आ गई? 29। तो 29 दिया 87 - 4, 87 में से 4 गए, 83 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो जाएगा? 83 डिग्री। ये आपका सवाल है, एक हिस्टोग्राम दे रखा था आपको, आयत चित्र दे रखा था। अब ये सवाल थोड़ी गलत करोगे यार। आयत चित्र में आपको क्या बताना था कि ऐसे कितने लोग हैं जिनका खर्चा जो है वो, सॉरी, जेब खर्च भत्ता जो है वो 40 से कम है। साफ पता लग रहा है कि 40 कहाँ है, ये वाली लाइन जो है वो 40 की है, यहाँ वाली। ठीक है, इससे पहले पहले जितने भी होंगे वो 40 से कम होंगे। तो कितने थे? ये 20। इसमें इस आयत में कितने लोग हैं? इस आयत में 20 लोग हैं। इस आयत में कितने लोग हैं? इस आयत में 10 लोग हैं। 20 और 10 कितने हो गए? 30 लोग हो गए। तो 20 और 10 कितने हो गए? 30। तो ऐसे लोग कितने हैं जिनका 40 से कम है? ऐसे लोग 30 लोग हैं जिनका भत्ता गया है 40 से कम है। ठीक है ना? उसके बाद क्या रह गया आपका? एक सवाल रह गया ये वाला। इस सवाल में क्या करना था? इस सवाल को सोल्व मत करवाओ कभी भी, कभी भी इस सवाल को सोल्व मत कराओ, और कभी भी इन सवालों से डरो मत। हमेशा एक वैल्यू पुट करवा दो। क्या वैल्यू पुट करवा दो? कुछ भी आपका जो जिक्र है, x = 1 करवा दो, y = 2 करवा दो, बस खत्म।
खत्म बस। तो सवाल क्या है, सवाल ये है कि 16 माइनस एक्स की पावर 6 प्लस 2x³ y³ माइनस वाई का 6, वैल्यू पुट करवानी है आपको। 16 माइनस 1 की पावर 6 इंटू 1 की पावर 3, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 6, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करवा दो। 16 माइनस 1 प्लस 2 की पावर 3 8, 8 दूना 16 माइनस 2 की पावर 6 कितनी होती है, 2 की पावर 6 64 होती है। तो ये कितना आ गया आपका भाई, 16 दूना 32, 32 में से 65 गए, ये आपका माइनस का 33 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, माइनस का 33 आना चाहिए। अब ध्यान रखना हमेशा एक चीज हमेशा क्या ध्यान रखना कि जो वैल्यू आपकी कहां, क्या आप क्या लगा रहे हो, एक्स और वाई का मान जो आप इक्वेशन में लगा रहे हो, जो मान आप क्या लगा रहे हो, इसको इक्वेशन नहीं बोलते, इसको बोलते हैं बहुपद। जो आप किस में लगा रहे हो, पॉलिनोमियल में लगा रहे हो, बहुपद में लगा रहे हो, वही मान अगर आप गुणनखंड में लगाओगे दोनों सेम उत्तर आते हैं हमेशा। ठीक है, ये मान आपको सब में लगा लगा के देखने थे। इसका आंसर मैं बताता हूँ, इसका आंसर सी है। सी में मैं आपको लगा के दे देता हूँ। ये एक आंसर है जो मैंने यहाँ पे आपको करवाया है, कि जो मैंने पहले से किया हुआ आपको मैंने करवा दिया है। ठीक है, a³ माइनस y³ प्लस 4, फिर y³ माइनस x³ प्लस 4। ठीक है, कितना आएगा ये, 1 माइनस 8 प्लस 4, 8 माइनस 1 प्लस 4। तो ये आ गया आपका 4 और 1 5, 5 में से 8 गया, 8 में से 5 गया, कितना बचता है अभी, 3 बचता है माइनस का। और ये आ गया 8 और 4 12, 12 में से 1 गया 11, 11 आती है 33 माइनस का 33, आ गया ना सॉल्व, आ गया ना सेम आंसर, कितना आ गया, माइनस का 33। तो इक्वेशन में, सॉरी इक्वेशन बार बार निकल रहा है मेरे से, पॉलिनोमियल बहुपद में भी माइनस 33 आ रहा था और गुणनखंड में माइनस 33 आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अरे इतना तो खुद को पता है तुम्हारे को यार, क्या कि जो गुणनखंड होते हैं, गुणनखंडों का मान अगर आप इक्वेशन में रखते हो तो वो 0 आती है, पढ़ रखा है ना इतनी चीजें, तो वही तो है सेम चीज। ठीक है ना, तो ये एकमात्र सवाल ऐसा था जो मैंने आपको ऐसे करवाया है, बाकी सारे के सारे सवाल अभी यहीं अपनों ने सॉल्व किए हैं और उनमें कुछ भी नहीं था सवालों में। ठीक है, तो ये थे कुछ एक सवाल, मैंने आपको जितने भी सवाल थे 30 सवाल थे, 30 के 30 मैंने करवा दिए। आपको इसकी पीडीएफ कहाँ मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको क्या मिल जाएगी, इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आपको एक क्या मिलेगा, लिंक मिलेगा, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ क्या, जो मैंने पढ़ाया है उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए फिर दोबारा मिलेंगे अपने, है ना, चलिए अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।